नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने महाजनपद काल पे और बुद्धकालीन गणराज्यों पे चर्चा की थी। हमने देखा कि किस तरह महाजनपद जो थे वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था को और गणतंत्रात्मक दोनों तरह की व्यवस्थाओं को फॉलो अप करते हुए किस तरह से उनका जो है वो कार्य प्रणाली थी, किस तरह से उनकी व्यवस्था थी, इस पे हमने चर्चा की। आज हम मुख्य रूप से इतिहास के सबसे प्रमुख टॉपिक में से एक मगध के उत्कर्ष पे चर्चा करेंगे। मगध का उत्कर्ष, हम उसके आज विभिन्न प्रकार के आयामों को देखेंगे और ये देखेंगे कि एक छोटा सा महाजनपद कैसे अपना विस्तार करते हुए, अपने संसाधनों का कुशलतम उपयोग करते हुए और महत्वपूर्ण राजाओं के दिशा निर्देश में या उनकी राजनीतिक सत्ता और कुशल दूरदर्शिता के कारण किस तरह से वह जो मगध साम्राज्य है वो विस्तार लेता हुआ एक छोटा सा महाजनपद किस तरह से एक बहुत बड़े साम्राज्य में परिवर्तित हो जाता है। मगध का उत्कर्ष जो था वो एक सामान्य घटना नहीं है, यह भारत के इतिहास की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है और साम्राज्य निर्माण के दृष्टिकोण से या भारत में जो प्रथम साम्राज्य का निर्माण होता है उसमें इसकी एक बड़ी महती भूमिका और एक बड़ी आवश्यक भूमिका हमको दिखाई पड़ती है। मगध का उत्कर्ष तो अगर हम देखें तो वहाँ पे जो सबसे उसकी जो महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थी, वहाँ के जो संसाधन थे, वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी, ये तीनों ने मिल करके उस साम्राज्य को उसको इतना बड़ा साम्राज्य बनाने में या फिर उस साम्राज्य के विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ठीक है, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि राजा जो थे वो काफ़ी योग्य थे, तो केवल राजा के योग्य होने से तो नहीं, कुछ ऐसी उसकी भौगोलिक स्थिति थी, कुछ ऐसी वहाँ की आर्थिक स्थिति थी जिसके कारण मगध जो है काफ़ी आगे बढ़ा और हम देखते हैं कि एक विशाल साम्राज्य जो है वह मगध साम्राज्य के रूप में हमको दिखाई देता है और हम इसको विभिन्न प्रकार से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। और ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ इतिहास में साम्राज्यवादी व्यवस्था जब शुरू होती है, एक तरह से साम्राज्य का निर्माण की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो उसके विकास के तौर पे भी हम मगध के उत्कर्ष को देखते हैं और यही मगध का उत्कर्ष आगे बढ़ के मौर्य साम्राज्य में परिवर्तित होता है जिसको हम देखते हैं कि वो अफगानिस्तान तक जो है विस्तृत होता है और भारत में दक्षिण भारत तक इसका विस्तार मौर्य काल में होता है। ठीक है, तो आइए हम इस पे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि मगध का जो उत्कर्ष है वो किन किन परिस्थितियों के कारण होता है और यही इस आधार पे देखने का प्रयास करेंगे या इस पॉइंट से देखने का प्रयास करेंगे कि बाकी महाजनपद जो है क्या ऐसी परिस्थितियां थी कि बाकी महाजनपद उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर दे, यानी कि मगध में कुछ तो विशेष रहा होगा जिसके कारण उसका इतना उत्कर्ष हुआ। ठीक है, तो हम मगध के उत्कर्ष का अध्ययन जो है उसमें जब हम शुरू करेंगे तो उस काल की भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, दूसरा इसकी राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे, ठीक है, तीसरा आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये मूलतः जो परिस्थितियां थी वही ये तीनों परिस्थितियां मिलकर के मगध के उत्कर्ष का कारण बनती हैं और क्रम से हम इनको देखने का प्रयास
करेंगे। ठीक है दोस्तों, मगध को अगर हम देखें तो इसका सबसे पहला उल्लेख जो हमको मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। मगध का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है वह कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में हमको इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। अब देखिए, महाजनपद के रूप में मगध एक जो है छोटा सा महाजनपद होता है। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें कुशल जो है राजनीतिक, जो इसमें राजनीतिक इसका प्रभाव या इसका राजनीतिक विस्तार होता है, योग्य उत्तराधिकारी इसमें होते हैं, योग्य राजा होते हैं, उनके योग्य उत्तराधिकारी होते हैं जो इसको चरम, मतलब इसकी चरम स्थिति तक इसको ले जाते हैं, मतलब इसका विस्तार करते हैं। और केवल सामाजिक रूप, इसका साम्राज्य विस्तार ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी उन्नति करता है, राजनीतिक रूप से भी उन्नति करता है और एक बहुत समृद्धशाली साम्राज्य के रूप में यह हमको दिखाई पड़ता है। यहाँ इस साम्राज्य की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि इस काल में सिक्के भी चलाए जाते हैं। मगध के उत्कर्ष में सिक्कों का प्रचलन शुरू होता है, जो कि इस बात का द्योतक है कि इस काल की जो आर्थिक परिस्थितियां थी वो बहुत अधिक बेहतर हो गई थी। ठीक है, व्यापार वाणिज्य में भी इसका जो है एकाधिकार हो गया था। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम देखते हैं और उनको जानने का प्रयास इन्हीं टॉपिक्स के अंतर्गत हम करेंगे। ठीक है, मूल रूप से अगर हम मगध की बात करें तो सबसे पहले इसका जो उत्कर्ष का सबसे प्रमुख कारण था वह इसकी भौगोलिक परिस्थितियों में। ठीक है ना। अगर मगध को सामान्य रूप से हम देखें तो मगध जो था, तो सबसे पहले हम मगध की भौगोलिक परिस्थिति पर विचार करते हैं। भौगोलिक परिस्थिति, ठीक है ना। इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी वह इसको बाकी महाजनपदों से अलग बनाती थी। ठीक है, मतलब ये कहें कि एक तरह से जो इसकी भौगोलिक परिस्थिति थी या फिर यहाँ जो संसाधनों की उपलब्धता थी वह इसके लिए एक तरह से वरदान का काम की, जो आगे बढ़ करके, जो आगे चल करके मगध को एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में स्थापित करती। ठीक है, तो अगर हम मगध की भौगोलिक परिस्थिति पे सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। मगध की भौगोलिक परिस्थिति को अगर हम देखते हैं तो भारत में ये जो क्षेत्र है यह मगध के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र, हालांकि बाद में जब इसका विस्तार होता है तो ये बहुत बड़ा साम्राज्य बनता है, मतलब अफगानिस्तान वाला एरिया और पूरे दक्षिण भारत तक ये विस्तृत हो जाता है। तो अगर हम शुरुआत में देखें इसको, प्रारंभ से अगर इसको देखना शुरू करें तो इसके जो है उत्तर दक्षिण में एक तो विंध्य पर्वत है। ठीक है, दूसरा इसके उत्तर में ये गंगा नदी है। ठीक है, इसके अगर हम पूरब की बात करें तो पूरब में जो है वह जो है चंपा नदी है। ठीक है ना, चंपा नदी, और पश्चिम में सोन नदी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो है एक जल दुर्ग जैसी व्यवस्था यहाँ पे बनती है। और इसको एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो है एक तरह से सुरक्षित एरिया जो है दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और यही कहीं ना कहीं इसके उत्कर्ष का कारण भी होता है। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसकी सीमा दक्षिण इधर से भी सुरक्षित हो गई, इधर से भी सुरक्षित हो गई, गंगा नदी के कारण भी सुरक्षित हो गई और इधर इस नदी के कारण भी सुरक्षित हो गई। ठीक है, तो ये पश्चिम की तरफ सोन नदी, पूर्व की तरफ चंपा नदी और ऊपर की तरफ गंगा नदी। ठीक है, तो ये तो इस तरह से यहां पे एक जल दुर्ग का निर्माण हो गया, जल दुर्ग का। ठीक है ना, जिससे ये साम्राज्य, ये जो महाजनपद था वो सुरक्षित हुआ। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके उपजाऊ कृषि क्षेत्र के बारे में
क्योंकि प्रारंभ से इसको हम जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले कृषि की चर्चा करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार कृषि अधिशेष ने इस साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को बहुत अधिक बढ़ाया, किस तरह से उसकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाया। तो अगर हम गंगा की बात करते हैं, गंगा नदी की बात करते हैं, क्योंकि गंगा का जो नेविगेशन क्षेत्र है वो काफी बड़ा है और गंगा का जो ये एरिया आता है वह आता है मध्य गंगा घाटी, इसको कहते हैं, जहां से ये मगध आपका क्षेत्र है वो मध्य गंगा घाटी में पड़ता है आपका। अगर हम ऊपरी गंगा घाटी की बात करें तो यह उतना उपजाऊ नहीं है। इसका सबसे अधिक उपजाऊ बेल्ट जो है वह मध्य गंगा की घाटी है, मध्य गंगा की घाटी, ठीक है ना। तो ये काफी उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है। उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण यहां जो है कृषि काफी बेहतर तरीके से होना शुरू हुई, ठीक है। और हम देखते हैं कि विभिन्न तरह के बौद्ध ग्रंथों में यहां विविध प्रकार के धान्य का जो है विवरण मिलता है। मतलब ये जो क्षेत्र था वो बौद्ध ग्रंथों में ऐसा विवरण मिलता है कि यहाँ 9 प्रकार के धान की उपज होती थी। तो कुल मिलाकर के ये क्षेत्र जो है कृषि के लिए काफी महत्वपूर्ण था और बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, ठीक है। इसके अलावा ये नदियां जो थी वो सिंचाई की व्यवस्था इसको प्रोवाइड कराती थी, ठीक है। और दूसरी चीज है कि यह जो नदियां थी यह इसको नेविगेशन भी देती थी, मतलब यातायात की संसाधन भी इसको प्रोवाइड कराती थी, ठीक है। तो इस तरह से तो ये बात हो गई कि यह कृषि के लिए काफी प्रसिद्ध है। कृषि अधिशेष जब यहां मिलना शुरू होता है तो कृषि अधिशेष की वजह से क्या होता है कि यह क्षेत्र जो है आत्मनिर्भर होता है और जब यह क्षेत्र आत्मनिर्भर होगा तो राजा को पर्याप्त कर मिलेगा, राजा उससे एक बड़ी सेना रखेगा और जब राजा बड़ी सेना रखेगा तो उससे क्या होगा, वह विभिन्न क्षेत्रों को विजित करेगा, ठीक है। तो ये तो सामान्य सी चर्चा हुई। अब दूसरी बात इसकी कर लेते हैं और ये देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है, ठीक है ना, यह खनिज संसाधनों से भरा पड़ा है, खनिज संसाधनों से, ठीक है ना। तो जब यह क्षेत्र खनिज संसाधनों से भरा होगा तो ये यहां पे लोहे की खान थी, लोहे की खानें थी, ठीक है ना, लोहे की खानें थी यहां, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो लोहे की खान थी उससे ये लोहे के उपकरण बनाएंगे। लोहे के उपकरण से कृषि की जो व्यवस्था थी वो और अधिक जो है बेहतर हुई और ये जो लोहे से हथियार बनाते थे, ठीक है ना, लोहे से ये क्या बनाने लगे, हथियार भी बनाने लगे, ठीक है ना, हथियार बनाने लगे। और हम देखते हैं कि ये कुछ विशेष तरह के हथियारों का निर्माण करते हैं, मतलब तकनीकी रूप से ये हथियारों के बड़े कुशल निर्माता थे, ठीक है, क्योंकि इनके पास संसाधन थे और संसाधनों का इन्होंने बेहतर उपयोग किया, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि जब हम हर्यक वंश में अजातशत्रु की बात करते हैं तो उसने 2 प्रमुख जो है हथियार का निर्माण किया था। एक तो रथ मूसल और दूसरा जो हथियार था वो था महाशिला कंटक, ठीक है ना। तो ये जो हथियार थे, रथ मूसल जो था वो रथ के आगे जो था, वो जो बाहुबली फिल्म आई थी उसमें इसको बड़े अच्छे से दिखाया गया है, ठीक है ना। और महाशिला कंटक जो था वो ऐसा हथियार था कि इसको हम क्या करते थे कि इसको फेंक करके, प्रक्षेप करके, गुलेल जैसा बना करके बड़े बड़े पत्थरों को जो है वो वहीं से फेंकते थे। तो ये जो थे कुछ विशेष तरह के हथियार जो है इस मगध साम्राज्य में निर्मित किए गए, जो कहीं ना कहीं उनके साम्राज्य विस्तार में काफी मदद किए, ठीक है। तो हथियार बेहतर बने, ठीक है। इसके अलावा कृषि जो है, यहाँ की अधिशेषी कृषि की वजह से राजा को पर्याप्त कर प्राप्त होने लगा। राजा को जब पर्याप्त कर प्राप्त होने लगा तो वह एक विशाल सेना को
रखने में सक्षम हुआ। और जाहिर सी बात है कि जब विशाल सेना होगी, सेना रहेगी, तो निश्चित तौर पे राजा साम्राज्य विस्तार करेगा। तो ये सारी परिस्थितियां थी जो मगध के उत्कर्ष में प्रारंभिक रूप से सहायक होती। दूसरी बात अगर हम करें, इसकी अगर राजधानी की बात करें, तो इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वह थी गिरिब्रज। गिरिब्रज या राजगीर, ठीक है ना। ये जो राजधानी थी, ये ऐसा बताया जाता है कि ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। तो देखिए यहां पे एक चीज स्पष्ट है कि अगर राजधानी सुरक्षित होगी और हमारा एरिया सुरक्षित होगा तो हम विकास करेंगे, अपने संसाधनों का बेहतर प्रयोग करेंगे। और ये जाहिर सी बात है कि इन्होंने अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग किया, ठीक है। तो ये जो राजधानी थी गिरिब्रज, ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जिसके कारण इस पर कभी भी प्राचीन काल में तो कोई अटैक नहीं होता है, ठीक है ना। अगर राजगीर या गिरिब्रज की बात करें तो पूरे प्राचीन काल में हम देखते हैं, ठीक है, इस साम्राज्य पे कभी आक्रमण नहीं होता है। यहां प्रथम आक्रमण जो होता है वह बख्तियार खिलजी का होता है, ठीक है। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पे आक्रमण करके इसको जीता था, ठीक है। इसके अलावा किसी ने भी पूरे प्राचीन काल में इस ये जो क्षेत्र था, राजधानी क्षेत्र, इसको कभी भी विजित नहीं कर पाए, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो दूसरी राजधानी थी, जो बाद में पाटलिपुत्र बन गई, पाटलिपुत्र, जो कि आधुनिक जो है पटना, ठीक है ना, पटना के उसमें बिहाफ में पटना के क्षेत्र को ही, आधुनिक पटना को ही हम पाटलिपुत्र, जो प्राचीन पाटलिपुत्र था वो, अगर इसको देखें तो ये जो राजधानी थी वह जो थी वह भी जो है नदियों के द्वारा सुरक्षित थी, ठीक है ना। अगर पाटलिपुत्र की बात करें तो ये जो थी एक तरफ से ये जो है गंगा से थी घिरी हुई, इधर से जो है वो सोन नदी थी और इधर से जो है वो गंडक नदी थी या फिर चंपा नदी थी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सुरक्षित थी और पीछे से तो फिर आपका ये विंध्य पर्वत था। तो एक तरह से जो हम देख रहे हैं कि ये पाटलिपुत्र भी जो राजधानी थी वह एक तरह से जलदुर्ग के द्वारा सुरक्षित थी। और सबसे बड़ी खास बात कि ये जो व्यापार वाणिज्य करते थे या व्यापार करते थे, ये नदियां, उस समय सड़कों का तो बहुत सारा इशू था, सड़कें थी नहीं, तो ये नदियों के माध्यम से व्यापार भी करते थे और सेना जो है, सेना के द्वारा ये विभिन्न क्षेत्रों पर आक्रमण भी करते थे। तो ये नदियां इनको एक तरह से यातायात के संसाधन भी उपलब्ध कराती थी, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मगध में जो भी संसाधन थे उनका बहुत बेहतरीन उपयोग किया गया। यहां पे एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो क्षेत्र थे, यहाँ पे जंगल बहुत अधिक थे, यहाँ पे जंगल अधिक थे और घने वनों से लकड़ी तथा हाथी, ठीक है ना, तथा हाथी, ये दोनों चीजें प्राप्त हुई। लकड़ियों से ये जो थे शिल्प कला या शिल्प की जो है शिल्पकारी का जो है, उन्होंने इससे शिल्पकारी प्रक्रिया का जो है प्रारंभ किया और विभिन्न तरह की इमारतें वगैरह निर्मित हुई। इसके अलावा लकड़ी से इन्होंने क्या किया कि लकड़ी से नावें बनाई जो कि इनके व्यापार वाणिज्य में सहायता की। लकड़ियों से इन्होंने नाव बना करके सेनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किया जो कि इनके साम्राज्य विस्तार में सहायता की। इसके अलावा जो है हाथी, ये हाथी जो थे बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट के रूप में हमको दिखाई देते हैं, क्योंकि इन्होंने सेनाओं में हाथियों का उपयोग किया, इन्हीं हाथियों का उपयोग किया और एक तरह से ये हाथी जो थे बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट बने मगध के युद्धों को। मगध के द्वारा जो युद्ध होते थे उनमें हस्ती सेना जो थी वो काफी प्रमुख थी और ये काफी बेहतर तरीके से
उस समय की युद्ध पद्धति में ये प्रचलित थी और ये एक तरह से अजेय युद्ध पद्धति को दर्शाती है, ठीक है ना। तो हाथियों का जो कुशलतम उपयोग था वो इन्होंने किया। इसके अलावा हाथियों का उपयोग ये लोग अपने कार्यों में भी करते थे, जैसे लकड़ियों को ढो करके ले आना, उनसे नावों का निर्माण करना, उनसे जो है भवनों का निर्माण करना, इस तरह की चीजें जो है वो इनका उपयोग करते थे। तो कुल मिला जुला करके हम ये देखते हैं कि एक विस्तृत जो संसाधन मगध के पास थे उनका उन्होंने सबसे कुशलतम उपयोग किया। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ की जो राजनीतिक जो स्थिति थी वो भी काफी महत्वपूर्ण थी। यहाँ बहुत योग्य शासक हुए और उनके उससे भी योग्य उत्तराधिकारी हुए, जो कहीं ना कहीं साम्राज्य विस्तार के लिए, वो तो साम्राज्य विस्तार किए ही, साथ साथ अपने आर्थिक संसाधनों पे भी बहुत अधिक काम किया, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ भौगोलिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां काफी महत्वपूर्ण थी, जो कि मगध के उत्कर्ष में सहायता प्रदान करती हैं, ठीक है। हम मूल रूप से राजनीतिक परिस्थितियों पे अगर चर्चा करते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ मुख्य रूप से 4 राजवंश हम फिलहाल चर्चा करते हैं। तो राजनीतिक स्थिति को देखें तो एक से एक महत्वपूर्ण शासक जो है यहां पे हमको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। उन शासकों में जो है हर्यक वंश, ठीक है। इसके बाद आता है आपका शिशुनाग वंश, ठीक है, नंद वंश तथा मौर्य वंश। हम ये देखते हैं कि बहुत योग्य राजा हुए और उससे भी योग्य उनके उत्तराधिकारी हुए, जो कि मगध के उत्कर्ष में, मगध के साम्राज्य विस्तार में, मगध के आर्थिक विस्तार में, मगध के जो है विभिन्न प्रकार के मतलब हर तरह से विस्तार में काफी मदद की है, ठीक है। अब देखते हैं कि हर्यक वंश जो कि काफी महत्वपूर्ण वंश था, इसमें बिंबिसार, ठीक है ना, जिसको कि मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है, इस बिंबिसार को। उसका पुत्र अजातशत्रु, ठीक है ना, उदयन जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कराई थी, ठीक है। शिशुनाग वंश में शिशुनाग, ठीक है, कालाशोक, ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने साम्राज्य विस्तार किया। नंद वंश में अगर हम देखें तो महापद्मनंद और घनानंद, और मौर्य वंश में देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक, सम्राट अशोक, ठीक है ना। ये सारे राजा जो है हमको दिखाई पड़ते हैं और इन्होंने मगध का उत्कर्ष इन्हीं के दिशा निर्देशन में होता है। और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य अशोक के शासनकाल तक आते आते एक मगध जो है एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में हमको दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मगध के उत्कर्ष में काफी योगदान देती हैं। तो हमने ये देखा कि हमने ये देखा कि केवल एक राजनीतिक परिस्थिति ही नहीं बल्कि सामाजिक परिस्थिति पे भी अगर हम बात करें,
परिस्थिति पर अगर चर्चा हम करते हैं, सामाजिक परिस्थिति पे, तो अगर परिस्थिति पर अगर हम चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो समाज था वह परंपरावादी या रूढ़िवादी समाज नहीं था। समाज जो था वो रूढ़िवादिता नहीं थी, समाज में रूढ़िवादिता नहीं थी, ठीक है ना। उन्नत सोच वाला था, उन्नतशील समाज था, ठीक है ना। और इस समाज के निर्माण में कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी योगदान काफी महत्वपूर्ण था। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का भी योगदान था। तो हम ये देखते हैं कि समाज जो था वो काफी बेहतर था, मतलब प्रगतिवादी सोच वाला समाज था, प्रगतिशील समाज था, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब समाज प्रगतिशील होगा तो वो वैज्ञानिक सोच रखेंगे, संसाधनों का बेहतर उपयोग करेंगे। और हमने देखा कि इस काल में किस तरह से अपने संसाधनों का उपयोग करके, खनिज संसाधनों, लोहे का उपयोग करके विभिन्न तरह के हथियार बनाते हैं, विभिन्न तरह के कृषि उपकरण बनाते हैं, कृषि अधिशेष का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो समाज था वो काफी प्रगतिशील था। और सबसे खास बात थी कि जो भी आर्थिक जो संसाधन थे, अगर संसाधनों का बेहतर, क्योंकि देखिए विकास का सबसे बड़ा मापक यही होता है कि हम अपने संसाधनों का कितना बेहतर उपयोग करते हैं। आजकल जो विकसित और विकासशील देशों की संकल्पना है वो कहीं ना कहीं संसाधनों के उपयोग पर ही आधारित है। तो उस काल में मगध ने जो भी उपस्थित संसाधन थे, मतलब इस साम्राज्य के लोगों ने जो भी इस साम्राज्य में जो भी संसाधन उपलब्ध थे उनका बेहतर उपयोग किया और मगध को अपने चरम उत्कर्ष पे ले गए, ठीक है। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उचित सुझाव कमेंट के माध्यम से प्रदान करें, ठीक है दोस्तों। नमस्कार। चल बाबू।